Yes, sir. I'm अच्छा. taking a big risk. Oh, okay, okay, So I'm at okay. airport right now. Oh, very good, Yes. very good, very good. Okay, all the best, all the Yeah, best. yeah, yes, sir, yes, Okay. sir. So, welcome, students. Today I am going to start a lecture on botany, lecture on genome. I know that you all are aware of the chromosome, the DNA, the cell division, mitosis, meiosis, and all the things. But today I am going to talk about a different topic which is not usually familiar to all BSc and MSc students of at least my university. This is known as the genome. Now, what? Learn carefully, read vigilantly, and present mentally in this lecture to understand the genome. This is a very good concept which every student should know. सबको पता होना चाहिए कि जीनोम क्या होता है. I am going to change the slide. I hope the slide is visible to everyone and I am audible to everyone. See, this is what genome is all about. It is the sum total of all genetic material of an organism which stores biological information. जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उस पूरे जेनेटिक मटेरियल, उस ऑर्गेनिज्म के पूरे जेनेटिक मटेरियल के सम टोटल को, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उस सब के सम टोटल को हम जीनोम कहते हैं. इट मे बी आइदर डीएनए और आरएनए. हम लोग सब जानते हैं कि वायरस कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए. वायरस में कोई एक चीज होगी, बट ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दे ऑलवेज हैव अ डीएनए जीनोम. डीएनए सब में होगा. द यूकैरियोटिक हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं, मोस्टली प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं. दे कंटेन द न्यूक्लियर जीनोम एंड ऑर्गेनेलर जीनोम. यानी कि इनकी जो सेल है उसके न्यूक्लियस में भी डीएनए होगा और इनकी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर भी डीएनए होता है, वो भी एक जीनोम हुआ. न्यूक्लियर जीनोम कंसिस्ट ऑफ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. In a few lower eukaryotes, double-stranded plasmid DNA is also present within the nucleus. तो मोस्टली जो हमारे सेल में जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उस वो सारा डीएनए इसमें जीनोम में इंक्लूड होता है. इट इज टिपिकली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर मास और द नंबर ऑफ बेस पेयर. 1 picogram is equal to 978 mega base pairs. MBP among cellular organisms, the size of genome ranges from less than 10 to the power 6 base pairs as in smallest prokaryote mycoplasma. यानी कि जो सबसे कम जीनोम रेंज है वो होती है माइकोप्लाज्मा में. और कितने बेस पेयर्स होते हैं उसमें? 10 to the power 6, यानी 1000 into 10 to the power 3 बेस पेयर. और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 10 to the power 11 बेस पेयर्स फॉर यूकैरियोट्स सच एज एम्फीबियंस. अब आप यहां पे जरा गौर से देखिएगा, सबसे कम जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो जीनोम का साइज है वो सबसे कम है 10 to the power 6. और वो किस में है? माइकोप्लाज्मा में. और जो मैक्सिमम है वो है 10 to the power 11 और वो किस में है? एम्फीबियंस में. तो फिर ह्यूमन कहां गया इसमें बीच में? The genomes of most eukaryotes are larger than those of prokaryotes. In diploid eukaryotes, the characteristic value of haploid DNA content per nucleus is called C value. यानी जो डिप्लॉयड होते हैं उनमें जितना भी हैप्लॉयड डीएनए है पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में जितना भी हैप्लॉयड डीएनए है उसको हम सी वैल्यू कहते हैं. It represents the total amount of DNA contained in a single set of its chromosome, typically measured in picograms. तो कुल मिला के न्यूक्लियर जीनोम डिप्लॉयड यूकैरियोट्स में हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट पर न्यूक्लियस में जितना भी हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट होता है
उस वैल्यू को हम सी वैल्यू कहते हैं, और ये पिकोग्राम्स में देखी जाती है। तो एक बात तो ये समझ लो कि जीनोम इज हैप्लॉइड पार्ट ऑफ डीएनए and it is sum total of all genetic material of an organism which stores biological information। जितना भी जेनेटिक मटेरियल का सम टोटल है जिसमें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसको हम जीनोम कहते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, सबको मिला दो तो ये बनता है जीनोम। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड को बहुत गौर से देखो, जितना गौर से आप देख सकते हैं उतना गौर से देखिए। देखिए इसमें साइज ऑफ यूकैरियोटिक हैप्लॉइड जीनोम बेस पेयर्स में दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था सबसे कम किस में होता है, माइकोप्लाज्मा में, 10⁶। यहां से शुरू हो रही है ग्राफ, और आप देखेंगे द डीएनए कंटेंट ऑफ द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ए रेंज ऑफ फाइला। द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन ए फाइलम इज इंडिकेटेड बाय द शेडेड एरिया। ये जितना भी शेडेड एरिया है, अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गी और फंजाई में जीनोम साइज क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये तकरीबन कितना हुआ, 10⁸ 9। वर्म्स में कितना हुआ, 10⁹ ये 10⁻⁷.5। इंसेक्ट्स में कितना है, 10⁹ 9। इकाइनोडर्म्स में 10⁻⁹.5। फिश में देखिए, एम्फीबियंस में जीनोम का साइज सबसे ज्यादा है, 10⁻11, अगर आप कर्सर को देख पा रहे हैं। और बर्ड्स में कम है, रेप्टाइल्स में कम है। मैमल्स में देखिए आप तो एक 10⁹9 के आसपास आएगा जीनोम साइज। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ये तकरीबन 10⁻11 से कम है थोड़ा सा। तो जीनोम साइज जो है इसका यूकैरियोट प्रोकैरियोट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ इस बात के कि एम्फीबियंस में सबसे ज्यादा होता है और यूकैरियोट्स में भी ज्यादा होता है, लेकिन एम्फीबियन से सब में कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जीनोम साइज की देखी जाए। अब देखिए आप, द न्यूक्लियर जीनोम साइज ऑफ मेनी यूकैरियोट्स डज नॉट appear to correlate well to the organism complexity। यानी ऑर्गेनिज्म कैसा है इसका जीनोम साइज से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर हम सैलामेंडर्स का जीनोम देखें, एम्फीबियंस का, तो ये ह्यूमन जीनोम का 10 टाइम्स ज्यादा होता है। अब ह्यूमन बॉडी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर जो जीनोम है वो सैलामेंडर से कम होना चाहिए, लेकिन सैलामेंडर यानी एम्फीबियंस का बहुत ज्यादा है, और सैलामेंडर्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन ह्यूमंस। इसी प्रकार से एक फिश होती है लंग फिश, मार्बल्ड लंग फिश, इसका जीनोम ह्यूमन जीनोम से 40 टाइम्स ज्यादा होता है, 40 गुना ज्यादा होता है। अब इसकी बॉडी भी ह्यूमन से लेस कॉम्प्लेक्स है। दिस लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू द सी वैल्यू पैराडॉक्स। अभी आपने कहा था न्यूक्लियस में जितना भी जीनोम होता है, जितना भी डीएनए है, वो सी वैल्यू है। और सी वैल्यू पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधी बातें, विरोधाभास। यानी कि एक बात हमने अभी ये कही कि यूकैरियोट्स में जीनोम का साइज ज्यादा होता है आमतौर पे, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यूकैरियोट्स में ह्यूमंस जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जीनोम का साइज कम है, लेकिन सैलामेंडर्स जो एम्फीबियंस हैं, लेस कॉम्प्लेक्स हैं, उनके अंदर ये जीनोम का साइज ज्यादा है। तो ये कैसी दो अलग अलग बातें हैं, एक बात में से दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तरफ हमको लग रहा है कि सी वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। ये विरोधाभास है। Even related species can have quite different genome sizes। यानी एक जो रिलेटेड स्पीसीज हैं उनका भी जीनोम साइज अलग अलग हो सकता है। Therefore, genome size is clearly not an indicator of the genomic or biological complexity of an organism। जीनोम किस में ज्यादा है किस में कम है, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जीनोम ज्यादा हो सकता है जीनोम साइज,
लेकिन ऑर्गेनिज्म लेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जीनोम कम हो सकता है लेकिन ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सी वैल्यू पैराडॉक्स। अगर आप सी वैल्यू पैराडॉक्स समझ गए हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई है कि जीनोम साइज का कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप दो एक लोग मुझे जरा अनम्यूट करके बताएं कि सर वी गॉट दिस सी वैल्यू पैराडॉक्स हाइपोथेसिस। अगर आप सुन रहे हैं तो ये बात आपकी समझ में सबके आ रही है? ओके। सी वैल्यू पैराडॉक्स आप सब लोग समझ गए। आयुष पाठक तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी लेकिन आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए आप, जीनोम साइज इन सिलेक्टेड यूकैरियोट्स। आप यहां पर देखें सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस तो समझ में आ रहा होगा आयुष पाठक, ईस्ट का नाम है ये। इसका जीनोम साइज 12 मेगा बेस पेयर। सीनोरेब्डाइटिस का 100 मेगा बेस पेयर। अरेबिडोप्सिस का 140। ड्रोसोफिला का 170। होमोसेपियंस ह्यूमंस का 3200। ओराइजा सटाइवा का 470 मेगा बेस पेयर्स। अगर हम 1 मिलियन बेस पेयर्स यानी 10 टू द पावर 6 बेस पेयर को देखें कि ये कितना हुआ, 1 मिलियन, जिसको हिंदी में 10 लाख बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली 1 मेगा बेस पेयर। इसी को हम बोल सकते हैं 1000 × 10 टू द पावर 3 किलो बेस पेयर। 1000 किलो, 1 किलो का मतलब 1000, 1000 किलो का मतलब 1000 में 3 जीरो और लगा दो, तो 10 टू द पावर 6 बेस पेयर या 1000 किलो बेस पेयर या 1 मेगा बेस पेयर, ये बात आप समझ लीजिए। ये जीनोम साइज है। कम से कम ह्यूमंस का तो याद ही कर लीजिए आप, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स या 3200 मेगा बेस पेयर्स। अब देखिए यहां पर एक बात आती है, रीएसोसिएशन काइनेटिक्स। इट आइडेंटिफाइज टू जनरल टाइप्स ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसेस इन यूकैरियोट्स। नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, यानी कि एक बार में जो 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 कॉपी इनके हैप्लॉइड जीनोम की है वो बेस दोबारा रिपीट नहीं होते। ठीक, जैसे यूं समझ लो एक क्लास है, अब क्लास में आयुष पाठक नाम का एक लड़का है, तो वो आयुष पाठक नाम का दूसरा लड़का नहीं है। यानी कि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें जितने भी नाम है सबका एक एक नाम है, तो ये नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस वाली क्लास है। और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस वाली क्लास का मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस है छोटा सा, मान लीजिए GATC, वो बार बार आ रहा है GATC GATC, आयुष पाठक 4-5 हों अगर एक क्लास में, तो इसका मतलब हुआ कि वो क्लास में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज्यादा है और ये वेरीज करते हैं। तो द proportion of the genome occupied by non-repetitive DNA varies widely among taxonomic groups. प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, दे कंटेन ओनली नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, इनका कोई हिस्सा रिपीट नहीं होता। इन लोअर यूकैरियोट्स मोस्ट ऑफ द DNA सीक्वेंसेस आर नॉन रिपीटेटिव, but in higher eukaryotes a large fraction of genome is often occupied by repetitive sequences. In the case of plants and amphibians, repetitive sequences may account for up to 80% of the genome. आप सोचिए कि प्लांट्स में जितना डीएनए है, जितना जीनोम है, 80% रिपीटेटिव है, रिपीट करता है, यानी वही बेस बार बार आते हैं। In general, the size of the repetitive sequences tends to increase with overall genome size. The repetitive sequences may fall into two general classes: moderately repetitive sequences and highly repetitive sequences. कुछ सीक्वेंसेस कम रिपीट होते हैं, मान लीजिए एकता राजानी है, उनके नाम की 2 लड़कियां हैं क्लास में, आयुष पाठक नाम के 6 लड़के हैं, तो जो नाम कम आ रहा है वो मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, जो नाम बार बार आ रहा है वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। आपको सिर्फ याद ये रखना है, प्रोकैरियोट्स कंटेन ओनली नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस और यूकैरियोट्स में नॉन रिपीटेटिव भी होते हैं, रिपीटेटिव भी होते हैं। होप यू गॉट इट। अब देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
सैटेलाइट डीएनए। देखो, एक तो सैटेलाइट का मतलब हम लोग जानते हैं उपग्रह। उपग्रह जो ग्रह से दूर हो और ग्रह के चक्कर लगा रहा हो। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, क्योंकि वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जैसे आप लोग एसएस कॉलेज के चक्कर लगाते हो, तो आप एसएस कॉलेज के सैटेलाइट हो। और ओके गरिमा, बेस्ट ऑफ जर्नी, यू मे लीव नाउ एंड कीप इन टच व्हेन यू रीच हरियाणा। ओके। Yes, yes, sir. Thank you, sir. ओके, एंड Okay. बी सेफ, Yes, कीप sir. योर Yes, सेल्फ sir. सेफ, स्टे अवे, Yes, यूज sir. Trying. सैनिटाइजेशन। ओके। Trying. ओके, Trying to be safe. Yes, sir. and Thank you, sir. keep my niece also safe and secure. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank sir. you, god bless Okay. you, Thank you, sir. bye bye. Okay, Bye. so satellite DNA, highly repetitive DNA, is characterized by its relatively rapid rate of regeneration. अब आप गौर से देखिए, एक क्लास ऐसी है, 50 बच्चों की क्लास है, उसमें 40 बच्चे आयुष पाठक नाम के हैं। यानी कि अगर आयुष पाठक को हम डीएनए मान लें, तो ये हाईली रिपीटेटिव डीएनए हुआ। और it mostly consists of short sequences repeated many times randomly in large clusters, more than 100 kilobase pair, 100 kilobase to several MB, 100 किलोबेस से 1000 MB, सेवरल कई कई मेगा बेस पेयर तक के टुकड़े होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। In some cases, tandem repetition of short sequences has a base composition distinct from the genome average. Such differences in base composition may create differences in buoyant density. ये जो buoyant density, जो 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 तैरने वाली डेंसिटी होती है, जो लिक्विड डेंसिटी है, this allows it to form a separate fraction in cesium chloride density gradient centrifugation by virtue of its distinct buoyant density. यानी कि अब आप गौर से देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आप सोचिए कि 50 बच्चों की क्लास में 40 बच्चे आयुष पाठक नाम के हैं, 10 बच्चे अलग अलग अलग। अगर हम एक एक ग्राफ बनाएं, तो उस ग्राफ में 10 बच्चों का तो एक ग्राफ आएगा, और क्योंकि हर नाम अलग अलग है, तो अगर एक नाम को 1 सेंटीमीटर हम दे दें, तो एक नाम को 1 सेंटीमीटर, 10 बच्चे बचे, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो 10 सेंटीमीटर का चौड़ा ग्राफ होगा, क्योंकि 10 अलग अलग नाम है। इधर एक नाम को 1 सेंटीमीटर दिया हमने, तो वो एक ही नाम 40 बार आएगा। तो नाम चूंकि 40 बार आएगा लेकिन नाम एक ही होगा, तो वो ग्राफ बहुत पतला 1 सेंटीमीटर का ही होगा, लंबा सा। तो इधर एक वाइडर ग्राफ आएगा और उधर एक नैरोवर ग्राफ आएगा। तो पॉइंट डेंसिटी ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिपेंड्स ऑन इट्स बेस कंपोजिशन, विच इज रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आप देख लीजिए, आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप सैटेलाइट डीएनए का ग्राफ देखेंगे तो पतला होगा, क्योंकि उसके बेस कंपोजिशन एक जैसे होंगे। लेकिन अगर आप जो 10 बचे हुए नाम हैं उनका जो ग्राफ देखेंगे तो वो बहुत चौड़ा होगा, क्योंकि उसमें 10 नाम अलग अलग होंगे। तो एक नाम वाला ग्राफ और 10 नाम वाला ग्राफ, ये जो बार बार जो पतला वाला ग्राफ आएगा वो सैटेलाइट डीएनए का ग्राफ होगा। अगर पॉइंट डेंसिटी का हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो हमको एक ग्राफ मिलेगा जो पतला होगा वो सैटेलाइट डीएनए का होगा, और जो चौड़ा होगा वो रेस्ट ऑफ द डीएनए का होगा। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये देखिए आप, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ये डार्क किया है, ये सैटेलाइट डीएनए का ग्राफ है। ये माउस का डीएनए लिया गया, is separated into a main band and a satellite by centrifugation through a density gradient of CSCl। और ये जीन 8 लेविन से इन्होंने लिया था, हमने तो खैर इनकी किताब से लिया है, इन्होंने जीन की लेविन की किताब से लिया। और आप देखें कि ये जो मेन बैंड है, ये वो है जिसका बेस कंपोजिशन डिफरेंट है।
ये ऑप्टिकल एब्जॉर्बेंस के हिसाब से देखा जाता है, ये बुऑयंट डेंसिटी है, ये ऑप्टिकल एब्जॉर्बेंस है। आप गौर से इसको देख लीजिए, इससे पहचाना जाता है कि सैटेलाइट डीएनए कैसा है। अब देखिए आप, buoyant density is usually determined by centrifuging DNA through a density gradient of CSCl. The DNA forms a band at the position corresponding to its own density. Fraction of DNA differing in GC content by more than 5% can usually be separated on a density gradient. When fragmented, जब टुकड़े जो करेगा यूकैरियोटिक डीएनए का, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया on a density gradient, most of the genome forms a broad peak. चौड़ी लाइन ऊपर तक जाएगी, करस्पॉन्डिंग टू द एवरेज जीसी कंटेंट ऑफ द, जितना ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा होगा उतना ही ये पीक चौड़ी होगी। दिस इज कॉल्ड द मेन बैंड। समटाइम्स एन एडिशनल स्मॉलर पीक इज सीन एट ए डिफरेंट वैल्यू। दिस फ्रैक्शन इज द सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए और मेन डीएनए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बुऑयंट डेंसिटी के हिसाब से लिया गया है। The term satellite DNA is essentially synonymous with simple sequence DNA. अब देखिए, when mouse DNA is centrifuged, जब माउस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो दो प्रकार के बैंड मिले। अभी आपने देखा, एक तो मेन बैंड है जो 92% ऑफ द जीनोम है, जिसकी बुऑयंट डेंसिटी जो इट इज विच इज सेंटर्ड ऑन ए बुऑयंट डेंसिटी ऑफ 1.701, और स्मॉलर पीक रिप्रेजेंट 8% ऑफ द जीनोम एंड हैज ए डिस्टिंक्ट बुऑयंट डेंसिटी ऑफ 1.690। ये मेन बैंड है, ये सैटेलाइट बैंड है। ये 92% डीएनए है, ये 8% डीएनए है। सैटेलाइट डीएनए आर स्पेसिफिक, species specific. A single genome can contain several different types of satellite DNA, each with a different repeat unit. These units being anything from these units, satellite DNA sequences generally are not transcribed. इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, and are located most often in the heterochromatin associated with the centromeric region of chromosomes. तो मुझे उम्मीद है यह बात आपकी समझ में आ रही होगी। मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स भी होते हैं, इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आप देखिए, आप टेबल, सैटेलाइट डीएनए 100 किलो बेस पेयर टू सेवरल मेगा बेस पेयर्स, 5 to 171 मेनली एट सेंट्रोमियर। अल्फा सैटेलाइट 171। ये मेजर क्लासेस ऑफ टेंडमली रिपीटेड ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए के जो रिपीटेड डीएनए है उनका टाइप है बीटा सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट डीएनए अप टू 20 किलो बेस पेयर, जो 20 किलो बेस पेयर तक के होते हैं उनको मिनी सैटेलाइट कहते हैं। दे आर एट और क्लोज टू टीलोमियर। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए लेस देन 150 बेस पेयर, ये 2 से 13 तक होते हैं, डिस्पर्स थ्रू आउट ऑल क्रोमोसोम्स, पूरे क्रोमोसोम में पाए जाते हैं ये। तो ये बात उम्मीद है आपकी समझ में थोड़ी बहुत आ रही होगी। ये वो बुक है जहां से मैंने ये चैप्टर लिया है। मैं एक बार फिर से आपको सारा दिखा देता हूं। जीनोम, this was the lecture I took today for you. Genome is the sum total of all genetic material of an organism which stores biological information. It may be either DNA or RNA. Smallest prokaryotes, mycoplasma, 10 to the power 6 base pairs. Largest amphibians, 10 to the power 11 base pairs. ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से एक बार आप लोग गौर से देख लीजिए। जी मैडम, क्या कह रही हैं आप? थैंक यू, आपका धन्यवाद अदा कर दें। ये आप देख लीजिए, ये डायग्राम, जीनोम साइज सबसे कम दिखाई दे रहा है आपको 10 टू द पावर 6 बेस पेयर माइकोप्लाज्मा का,
और सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा एम्फीबियंस का। और ये जरूरी नहीं है कि अगर जीनोम साइज छोटा है तो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि जीनोम साइज बड़ा है तो ऑर्गेनिज्म लेस कॉम्प्लेक्स होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। इसी को हम बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। यही सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए आप। ये कुछ जीनोम साइज हैं सिलेक्टेड यूकैरियोट्स के। ये मैंने री एसोसिएशन बताया, देखिए जिसमें जितना रिपीटेटिव डीएनए ज्यादा होगा, जितना डीएनए ज्यादा रिपीट करेगा, उतना ही उसका री एसोसिएशन, अगर आप उसे अलग करोगे दोबारा जुड़ जाएगा। सैटेलाइट डीएनए आप जानते हो, जिसकी बॉन्ड डेंसिटी थोड़ी सी अलग होती है। इसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये सब बैंड बनाए जाते हैं। तो जो मेन बैंड होगा वो वाइडर होगा, चौड़ा होगा। जो सैटेलाइट डीएनए का बैंड होगा वो पतला होगा। देख रहे हैं आप दोनों बैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट डीएनए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी कंपटीशन नहीं जिसमें ये आया ना हो। यहाँ देखें, दे मे बी आइदर हेवियर और लाइटर देन द मेन बैंड। वन टाइप ऑफ ह्यूमन सैटेलाइट डीएनए, द अल्फाइड डीएनए, repeats are found in the centromere regions of chromosomes. Human genomic DNA forms a main band, bond density 1.701, and three satellite bands 1.687, 1.693 and 1.697. तीन सैटेलाइट डीएनए के बैंड मिलते हैं। मिनी सैटेलाइट जो 20 किलो बेस पेयर से कम होता है, और माइक्रो सैटेलाइट जो 150 से, मेरे ख्याल से 13 बेस पेयर से कम होता है। 150 बेस पेयर से कम होता है। रिपीट यूनिट इनकी 13 बेस पेयर से कम की होती है। ये कुछ टैंडेमली रिपीटेड ह्यूमन डीएनए है। ये वो बुक है, ये मैं हूं, और मुझे उम्मीद है कि बात आपकी समझ में पूरी आई होगी। अगर किसी को कुछ जानना हो, पूछना हो, समझना हो, पता करना हो तो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी कुछ भी जानना चाहता हो। कुछ नहीं जानना किसी को? कुछ पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर सविता तनेजा? टेंगुडू साई बाबू, सर यू आर फ्रॉम? यस, सैटेलाइट डीएनए इज वीएनटीआर। बिल्कुल सही, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। These types of sequences are also called VNTRs, variable number tandem repeats. The typical microsatellite, खास तौर से the typical microsatellite consists of 1 to 3 or 4 base pair unit repeated 10 to 20 times. However, the terminology is not precisely defined. These types of sequences are also called VNTRs due to variation in the number of repeating units at a particular locus. Dr. Sai Babu, you are from? Dr. Tengudu Sai Babu, you are from? Okay. Vishakhapatnam. Dr. Tengdu, you please unmute your mic. So thank you very much for attending the lecture on genome. Thank you. सर आपका जो भी